बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कल के दिन जो है वो सारा दिन इस्लामाबाद को बंद किए रखा वफाकी हुकूमत ने, और जिस किस्म के हथकंडे उन्होंने अपनाए वो आप सब ने देख लिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए अपना एहतजाज ख़त्म किया। ये हुआ क्या, किस तरह हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और कसूर किसका था, ये सारा मैं आपको अभी इस वीलॉग में अगले एक आधे मिनट में बताता हूं। फिर हम चलेंगे कि फ्यूचर में अब होने क्या जा रहा है। नंबर एक तो सुहेल अफरीदी ने आना था और उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी 1 हफ्ते की, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि मैं पहले से ज्यादा सख्त तरीके से आऊंगा। अब सुहेल अफरीदी ने किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, कोई अवामी कॉल नहीं दी, सिर्फ अपने अरकान पार्लियामेंट को यह बोला कि वो अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आए। अब हर रुकन पार्लियामेंट के साथ थोड़े थोड़े से लोग थे, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। ये 1500 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। वो जो आप कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोग निकल आए, वो नहीं था, और ना ये कोई लॉन्ग मार्च की कॉल थी। सुहेल अफरीदी और उनके लोग चक्री वाली साइड से इन्होंने जाना था, और जो प्रोटोकॉल था उसको भी यही पता था कि ये चक्री से जाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त में सुहेल अफरीदी ने प्लान चेंज किया और वो एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए जो इस्लामाबाद की तरफ जाती है। अब इस्लामाबाद में पुलिस को मुसीबत पड़ गई और एजेंसियों को जो है वो फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई, और इन्होंने पुलिस को अहकाम जारी किए कि रास्ते बंद किए जाएं। 26 नंबर जो चुंगी है वहां पे रास्ते बंद किए गए, और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल अफरीदी और उनके साथी जो पहुंच रहे थे उनके आगे रुकावटें लगा दी गई। इस पे सुहेल अफरीदी ने एहतजाज किया, इमरान खान की बहनें उनके साथ थी। फिर सारा दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहा। हजारों लोगों की गाड़ियां रुक गई, जो इस्लामाबाद से निकल रहे थे उनकी भी, और जो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे उनकी भी। फिर काफी देर के बाद जो है वो एक तरफ का आधा रास्ता खोला गया, फिर थोड़ा सा और रास्ता खोला गया, फिर बाद में पूरा रास्ता खोला गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी बदमजगी बार बार होती रही, धक्कम पेल भी होती रही। पता चला बीच में अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि अलीमा खानम कई मरतबा कह चुकी हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो अगर करना है तो, लेकिन अलीमा खानम को यह निजाम एक स्ट्रेटेजी के तहत गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि इससे और बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अभी उतना बोझ उठाना नहीं चाहते। बहरहाल काफी देर लड़ाई लगी रही। हुकूमत को बाद में एहसास हुआ कि गलत जगह पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक लिया है, और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को वो कवरेज मिल रही है या वो मामला हो रहा है सोशल मीडिया पे जो अडियाला वाले रोड के ऊपर नहीं होता। देखिए ना, अडियाला वाले रोड के ऊपर कोई परेशान नहीं होता, यहां परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पे है, आबादियां भी वहां पे है, मेन रोड के ऊपर आपने रोक लिया। तो ये पुलिस ने यह हरकत की थी और ये एजेंसियों के कहने के ऊपर की थी। ये सारे इकट्ठे ही आजकल काम करते हैं, सेक्टर कमांडर चला रहा होता है बेचारे आईजी को भी और बाकी सारे सिस्टम को भी, तो ये निजाम ऐसे ही चलता है। बहरहाल इन्होंने ये बोंगी मारी, इन्होंने वहां पे रोक लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया, वो वहीं पे बैठ गए। उन्होंने कहा जी हम यहीं पे रुक के एहतजाज करेंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनका अस्पताल में इलाज करवाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सुहेल अफरीदी ने जो है वो पैगामात भी जारी किए, मारकुटाई भी होती रही, सुहेल अफरीदी कारकुनों को छुड़ाते रहे, पुलिस गिरफ्तार करती रही, लाठी चार्ज होता रहा। शाम के वक्त जो है वो जो रबड़ बुलेट्स होती हैं वो भी चलाई गई, और 3 तो मैंने फुटेजेस देखी हैं, 3 कारकुनों को बुलेट लगी हुई है रबड़ की, उनका खून निकल रहा है। तो कारकुनों को जो है वो उनका ब्लड भी निकला, कारकुनों को मार भी पड़ी। अब पुलिस वाले जो है उनके साथ धक्कम पेल भी बहुत हुई। पुलिस ने एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो जारी कर दी। वो वीडियो मैं देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ना इन्हें स्क्रिप्ट लिखना आता है, ना इन्हें कोई फिल्म बनानी आती है। ये तो बिल्कुल नालायक हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आप सिक्योरिटी की ड्यूटी पे किसको रखते हैं? जिसको आप चौकीदार रखते हैं वो ज्यादातर वो आदमी होता है ना जो बाकी काम नहीं कर पाता, तो वो चौकीदार बन जाता है या वो सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर आ जाता है। तो इनकी बेचारों की इतनी हैसियत होती है और इतनी काबिलियत होती है। वो 3 लड़कों को पकड़ा हुआ है, उनके गलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पहना के उनके सर नीचे किए हुए हैं, और पीछे से पुलिस वाले उनको दबके लगा रहे हैं, और वो बेचारे स्टेटमेंट दे रहे हैं लिखा हुआ कि जनाब हम आए थे इश्तियाल दिलाने के लिए, हम आए थे हालात खराब करने के लिए, हमें वहां से लाया गया था। तो यार ये कहानियां कौम ने बहुत देखी हैं। एक हच्ची मारी है इन्होंने ये करके, बल्कि उल्टा बदनामी की है अपनी प्रोडक्शन टीम की और अपनी हरकतों को मजीद बेनकाब किया है। यानी क्या ये फॉल्स फ्लैग ही चलने हैं अब हमेशा? सारी दुनिया को पता है वो अडियाला जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। वो कोई एहतजाज करने, लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं आए कि उन्होंने रास्ते में किसी जगह पे कोई फतह कर लेना। वो तो अडियाला जेल जा रहे थे इदारे यकजहती के लिए, वहां उन्होंने धरना देना था, आप पे प्रेशर डालना था, खबरें चलनी थी। लेकिन खबरें पाकिस्तान का मीडिया तो चलाता ही नहीं है। अब ये जितना भी ट्रैफिक जाम रहा इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद के सहाफी बेचारे रऊफ क्लासरा जैसे, अब वो सोशल मीडिया पे ही बेचारे आवाज उठा सकते हैं, अपने टीवी चैनल जहां पे वो बैठते हैं वहां बात भी नहीं की जा सकती। वहां मना है क्योंकि वहां
पॉलिसी चलती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जो वो चाहते हैं वो उतनी बात वहां पे कर सकते हैं। जब कोई जरा ऊपर नीचे बात करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, या उसको नोटिस आ जाता है, या उसको इंतजामिया की जानिब से, जो चैनल की इंतजामिया है उसकी जानिब से उसको नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं और तंबीह की जाती है उसको कि आज के बाद अच्छे बच्चे की तरह आपने रहना है। बहरहाल ये हरकत सारी की सारी हुकूमत ने की थी, बेवकूफ़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां बैठ गई थी। अब हुआ ये, जो रिपोर्ट हुआ मामला वो ये है कि बैरिस्टर गौर फिर मिलने के लिए आए। उन्होंने अलीमा खानम से भी मुलाकात की और सुहेल आफरीदी से भी मुलाकात की। इसमें जो अलीमा खानम है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह भी दिया था कि ये मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में है। यानी बैरिस्टर गौर, अली खान ने अलीमा खानम से मुलाकात की और अलीमा खान के मुताबिक बैरिस्टर गौर उस वक्त मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। फिर उन्होंने बताया बैरिस्टर गौर ने कि मोहसिन नकवी ने पैगाम दिया है कि अगर यहां से ना हटा गया तो नहायत सख्त ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे माजी में किया था। 26 नवंबर को लोगों को कत्लेआम कर दिया था, लोगों को मारा था। तो फिर बैरिस्टर गौर के इस पैगाम के बाद जो मोहसिन नकवी ने दिया था धमकी वाला, ये धरना खत्म कर दिया गया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस एहतजाज की, इसको खत्म ही होना था। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत थोड़ी तादाद में थे और बड़ी तादाद में लोगों को नहीं लाया गया था, ना कोई इकट्ठा किया गया था। कुछ चीजें ना बड़ी क्लियर हो गई हैं इस सारे से। जो एपिसोड मैंने आपको बता दिया हुआ कि आप जरा देखें, आपके कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि इस रजीम के पास ना एक बहाना है कि इमरान खान साहब जब स्टेटमेंट देते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होती है और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। यानी जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 आज पूरे निजाम पे भारी है। यह निजाम खुद ये मानता है कि जेल की दीवारों के पीछे से भी वो इनसे ज्यादा ताकतवर है। उसका एक स्टेटमेंट इनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। लिहाजा इन्होंने एक बदअमली बनाई है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। बुशरा बीबी की भी उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं करवाते, इसलिए कि बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान का कोई स्टेटमेंट उनकी फैमिली के थ्रू बाहर ना आ जाए। वो मुलाकातें भी नहीं करवाते। वो भी हुकूमत बोले तो मोहसिन नकवी की बात कर देते हैं। हुकूमत तो ना 3 में ना 13 में। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर साहब के करीबी आदमी है, तो वही पैगाम लेकर आते हैं। तो वो अब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती है कि कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। नादरीन याद रखिएगा, गुज़िश्ता कई महीनों से, जब से इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ है, जब से उनकी आंख का इलाज चल रहा है, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ सलमान सफदर एक ऐसा आदमी है जो इमरान खान साहब का वकील है, जिसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। और एक आदमी के स्टेटमेंट के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। सलमान सफदर को मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि वो काबिल भरोसा नहीं है, वो बड़े जबरदस्त आदमी है, बड़े शानदार वकील हैं। लेकिन मामला यह है कि वो सिस्टम के साथ रहकर काम करते रहे और वो सिस्टम से बाहर जाकर कोई इनकलाबी नौयत की शख्सियत नहीं है। वो तो एक वकील है, बेचारा कानून की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। और इमरान खान साहब से अगर उनकी मुलाकात करवाई जाए और बाद में उन पर दबाव हो कि फलानी चीज आपने नहीं बतानी, तो बहुत मुमकिन है कि अगली मुलाकात हो जाए इसके लिए वो फलानी चीज ना बताएं और वो ये समझते हो कि इमरान खान साहब की इसमें बेहतरी है। लेकिन मामला यह है कि उनकी फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, या किसी ऐसी शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही जो बाहर आकर हकायक कौम के सामने रख सके। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे छुपाया जा रहा है। हमारी कई महीनों से, लगभग 5-6 महीने हो गए, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कोई भी उन्हें नहीं मिला, उनके जाती डॉक्टरों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? अब यह चीज तो क्लियर हो गई कि हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देगी। यह चीज भी क्लियर हो गई कि इस हुकूमत के अंदर इंसानियत या कोई चीज ऐसी आप समझ रहे हो कि कुछ जाग गई है, कुछ जमहूरियत है, कोई इंसानियत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यह चीज भी सुहेल आफरीदी को अब क्लियर हो जानी चाहिए कि यह घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उन्हें एहतजाजी सियासत पे जाना पड़ेगा, जिसका इमरान खान साहब ने आज से 7 माह पहले या 8 माह पहले हुक्म दिया था। इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए। तो स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं है जो सुहेल आफरीदी किसी गांव में, किसी शहर में चले जाते हैं, वहां लोग निकलते हैं, नारेबाजी होती है, ये गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं, वापस आ जाते हैं। वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो नजर आती है, वो पता चलती है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में पैगाम जाता है, जगह जगह कैंप्स लगते हैं, जगह जगह लोग इकट्ठे होते हैं, मेंबरशिप्स होती हैं। वो जो इन्होंने एक मंसूबा बनाया था वो स्ट्रीट मूवमेंट हो सकती थी, या और तरीके हैं, ये उनको भी कर सकते हैं। वार्ड की सतह तक जाएं, हर जगह पे जाएं, अपने नौजवानों को इकट्ठा करें, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें बताएं कि एक तारीख आने वाली है, उस तारीख को हम सब मिलकर निकलेंगे और इकट्ठे जाकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे। या पाकिस्तान को इस फस्तायत से निजात देने के लिए हमें एक साथ निकलना पड़ेगा।
तो पाकिस्तानियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये हुकूमत बिल्कुल लचक नहीं दिखाएगी। एस्टेब्लिशमेंट की सोच अब भी वही है, कातलाना सोच है। अवाम के हक को कभी भी जमहूरी या पार्लिमानी तरीके से वापस नहीं लिया जा सकेगा। ये सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलेगा और अवाम को भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक होकर निकलना पड़ेगा। जो रियल स्ट्रीट मूवमेंट होती है, जिसका इमरान खान साहब ने कहा है, उसके ऊपर इनको चलना पड़ेगा। अब सुहेल अफरीदी साहब आज 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो कुछ चीजों का ऐलान करेंगे। देखते हैं वो किन चीजों का ऐलान करते हैं। बहरहाल कल का दिन गुजर तो गया, लेकिन कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ना इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, ना उनका इलाज हुआ, और सिर्फ एक हुकूमत ने रोकने की कोशिश की। कुछ कारकुन गिरफ्तार हुए, कुछ कारकुन जख्मी हुए और हजारों लोग ख्वार हो गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। हां, यह जरूर है कि सुहेल अफरीदी ने साबित किया कि वो मज़ामत के रास्ते पे चल सकते हैं। कुछ छोटी मोटी मज़ामत होती रही सारा दिन में, कोई बहुत बड़ा एपिसोड तो नहीं हुआ। अब इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुहेल अफरीदी को यह फैसला करना है कि वो किस लेवल तक इस मामले को ले जा सकते हैं। हां, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दी है। मैं एक्सप्रेस न्यूज की खबर पढ़ रहा था। इसमें सबसे पहले जो है फहद हुसैन साहब को एंगेज किया गया, क्योंकि वो PMLN से उनका ताल्लुक है। वो साबिक कैबिनेट के मेंबर भी रहे शहबाज शरीफ के, और जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में होती रही उसका हिस्सा रहे फहद हुसैन। तो अब जनाब उन्होंने एक खबर भी जारी करवा दी है एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर। जो एक्सप्रेस न्यूज वाले हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी, महंगाई, करप्शन में खतरनाक इजाफा, अवाम की वजीर आला पर कड़ी तनकीद। यानी मरियम नवाज महंगा जहाज ले तो कोई खबर नहीं छप रही, मरियम नवाज बैरून मुल्क के दौरे कर रही है, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को अजीबो गरीब किस्म के बिल आ रहे हैं, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को सड़कों पर खबार किया जा रहा है, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को पुलिस मुकाबले जाली कर करके 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया मावराए अदालत, कोई खबर नहीं छप रही। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, 5300 अरब की एक और करप्शन रिपोर्ट हुई, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। गंदम का बहरान आ गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं। कपास का बहरान आ गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं। फ्लड के अंदर बदतरीन कारकर्दगी, कोई रिपोर्टिंग नहीं। इश्तिहारात की मद में इन्होंने तबाही फेर दी, कौम का पैसा अरबों रुपया जाया कर दिया, किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला ने कहा कि लाओ कोई एक केस है मेरे सामने मेरी करप्शन का, या हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो बताओ। और महंगाई जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट बढ़ा रही है। जैसे ही वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और पंजाब गंदम भी नहीं दे रहा, पंजाब गैस भी नहीं दे रहा, बिजली इन्होंने महंगी कर दी है, आटा इन्होंने महंगा कर दिया है। तो आम आदमी का जीना तो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हराम हो गया है और वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पे अटैक करने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट ने अब दे दी है। फहद हुसैन ने एक ऑपरेशन रूम भी बनाया, जहां पे एक बहुत बड़ा नक्शा था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा लगाकर उसके ऊपर फहद हुसैन और अनवारुल्लाह काकड़ ये दोनों मिलकर तज्जिया कर रहे थे और उल्टा सीधा तज्जिया कर रहे थे। वो इधर का जिला इधर मिला दिया, उधर का उधर मिला दिया, वो जनाब मालाकड़ के एरिया को शामिल कर दिया, उधर पेशावर वैली के अंदर अजीबोगरीब किस्म का तज्जिया था। जिन्हें उस एरिया का पता नहीं है, जो उस एरिया और उसके डायनामिक्स के बारे में जानते नहीं है, यानी वहां बहुत सारे मकामी सहाफी हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, जो इसके बारे में जानते हैं, जिन्हें पता है कि कबालियों के प्रॉब्लम्स क्या है, अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है, यह मसला हल कैसे होगा, जिनके पास बेशुमार नॉलेज है, उनको साइड पे बिठा के एस्टेब्लिशमेंट के 2 बंदे वो बैठ के एक स्टूडियो के अंदर ऑपरेशन रूम बना के नक्शे खोल के वो कौम को जो है वो चूरन दिखा रहे हैं। ये इस किस्म की हरकतें की जाती हैं, अंग्रेजी के अंदर कर रहे हैं, इस किस्म की हरकतें की जाती हैं जब एक नया को मिलिट्री एडवेंचर पाकिस्तान में करना हुआ हो, तो इससे पहले यह होता है। मुझे आज भी याद है कि 2008 में जब इन्होंने ऑपरेशन करने थे स्वात के अंदर, तो एक जाली वीडियो मंजरेआम पे आई थी कि एक लड़की है उसको कोड़ों के साथ मारा जा रहा है। तो जनाब फहद हुसैन साहब ने चलवा के वीडियो चलवा के, हम न्यूज रूम में बैठ के कहते थे यार ये एक एक बुलेटिन में 10-10 दफा क्यों चलती है। फिर उसके बाद गाने बनवा दिए, शायरी बनवा दी, म्यूजिक बनवा दिया, और बाद में पता चला वो लड़की वहां की है ही नहीं। जिधर पूरा ऑपरेशन करके तहो बाला करके रख दिया सारा कुछ, ऑपरेशन की बर्बादी के ऊपर लोग आज भी जाके आप कहानियां सुने तो आप कानों को हाथ लगाएं जो वहां पे हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। लोग इसीलिए ऑपरेशन से इतने मुतनफर हो गए मालाकंड के, खासतौर पर स्वात के लोग। तो अब जनाब लोग क्यों कहेंगे कि आप ऑपरेशन करें आके। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर ऐसा लगता है एक नया ऑपरेशन मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाए नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल खबरें। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट देके यह एतराफ किया है कि वो हमला करने वाला था ईरान पर, और ट्रंप ने यह कहा कि मेरा हमला करने में जो डेडलाइन बाकी रह गई थी वो सिर्फ 1 घंटे की थी,
कि 1 घंटा रह गया था, हम हमला करने वाले थे ईरान पर, तो हमें राब्ता किया गया अरब ममालिक की जानिब से और खलीजी ममालिक ने हमें रोका। और रोकने की वजह भी अब सामने आ चुकी है कि खलीजी ममालिक ने बताया कि हमें टारगेट करेगा ईरान, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए होती है। अमेरिका अपने बहुत सारे हथियार चला चुका है और अमेरिका को एक बात की समझ आ गई है कि सिर्फ लड़ाई से ईरान को काबू नहीं किया जा सकता, या आप लड़ाई के जरिए से ही ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमने ईरान के बारे में, उसकी तारीख के बारे में और वो इतनी मुजामत कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। अगले चंद दिनों में वो डॉक्यूमेंट्री मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ईरान है क्या, ये ईरानी कौन लोग हैं और ये कैसे इतनी मुजामत करते हैं। बहरहाल ये अब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को ये समझ आ गई है कि ताकत के बलबूते पे सिर्फ आप ईरान को नहीं मनवा सकते, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि बातचीत से मसला हल हो जाए। कभी पाकिस्तान फेस सेविंग देता है, कभी अरब ममालिक देते हैं, और अरब ममालिक ने यह बताया है कि ईरान की जो हिकमत अमली है उसमें खलीजी ममालिक की जो तनसीबात हैं उनको अब रखा गया है, वो वहां पे अटैक करेंगे। ये बात रूस ने भी बताई और ये खतरे से आगाह किया था रूस ने तमाम ममालिक को कि जनाब इस मरतबा अगर आप जंग करेंगे तो ईरान जिस तरह का जवाब देगा उससे पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब एक और मसला भी है। वो मसला यह है कि सऊदी अरब और यूएई के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। यूएई में आपने देखा कि एक एटमी तनसीब के करीब, जहां पे एटमी पावर प्लांट है, उसके बिल्कुल नजदीक एक जनरेटर में आग इसलिए लग जाती है कि वहां पे ड्रोन मारा जाता है। फिर 6 ड्रोन जो हैं उनको यूएई हवा में तबाह करता है। सऊदी अरब क्लेम करता है कि 3 से 4 ड्रोन उन्होंने भी हवा में रोके हैं और उनको हवा में तबाह किया है। लेकिन अब यूएई ने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने यह बताया कि ये जो ड्रोन्स हमारे ऊपर आ रहे हैं ये ड्रोन इराक से आए थे। यूएई ने कहा कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स इराक से आए थे। अब इराक से ये ड्रोन आ रहे हैं तो फिर ईरान ने तो नहीं मारे ना, और ईरान ने यह दावा भी किया है। ईरान ने बाकायदा यह स्टेटमेंट दिया है कि सऊदी अरब या यूएई के ऊपर जो ड्रोन्स जा रहे हैं उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पे सीज फायर किए हुए है। यह ड्रोन कौन चला रहा है, यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि खलीजी ममालिक में कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिससे ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में जंग भड़क उठे। और याद रखिएगा, ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के खिलाफ भी किया जा सकता है, या तो पाकिस्तान में या सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स हैं वहां पे कोई फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फौजी नुक्ता नजर से ऐसा ताकतवर है कि वो ईरान के साथ लंबा पंगा ले सकता है। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि इराक से आ रहे हैं ये ड्रोन्स, ये यूएई ने कहा। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आज से कुछ अरसा पहले एक चरवाहे ने यह खबर बाहर निकाली थी और जब उसने रिपोर्ट किया था तो इसकी कंफर्मेशन भी आ गई थी। अब दुनिया भर के अखबारात में ये चीजें छप चुकी हैं कि इराक में इराकी हुकूमत की नॉलेज से बाहर, यानी इराकी हुकूमत को नहीं पता था और वो इसका इल्म नहीं रखते थे, तो इराक में ईरानी बॉर्डर्स के करीब कुछ एरियाज हैं जहां इसराइल ने अपनी 2 फौजी तनसीबात कायम कर रखी थी, यानी 2 फौजी अड्डे बना रखे थे इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ, और अमेरिका उन 2 इसराइली फौजी अड्डों को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये आ रहे हैं इराक की जानिब से, तो ये शक किया जा सकता है कि इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जो हर हालत में इस जंग को लंबा करना चाहेगा, क्योंकि नेतन्याहू को ये इलेक्शन में सूट नहीं कर रहा जो कुछ उसके साथ हो रहा है। नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ सकता है, उसके खिलाफ मुकदमात भी चल रहे हैं। तो बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त नेतन्याहू की, और उसे बचाना मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए। लिहाजा उसे जंग बढ़ती हुई चाहिए, जंग का खात्मा नहीं चाहिए, और अगर जंग दोबारा शुरू करनी है या उसको बढ़ाना है तो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऐसा करना होगा जो काम आए। अब अमेरिकन को तो वो मार नहीं सकते फॉल्स फ्लैग में, अमेरिकन फौरी तौर पे पता कर लेंगे किसने किया कैसे किया। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरब उनको भी इंफॉर्मेशन मिल रही है चाइना से, रशिया से, हत्ता कि ईरान खुद कह रहा है कि ये हमने नहीं मारा, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी जुम्मा, हफ्ता और इतवार ये दिन है, ईरान के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करे, वरना फिर मुझे दोबारा से एक और झटका देना पड़ेगा, एक और हमला करना पड़ेगा। बड़ी खबर एक और यह है कि प्यूटन डोनाल्ड ट्रंप का दौरा खत्म करने के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गए थे चाइना, चाइना का दौरा उन्होंने खत्म किया, वो वापस पहुंच गए अमेरिका में, अब प्यूटन पहुंच गए हैं चाइना में।
देखिए ये बहुत क्रूशल टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस वक्त ना अमेरिका के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है दुनिया में, यानी यूरोपीय ममालिक अमेरिका से कुछ हद तक नाराज है। अमेरिका की धमकियां, अमेरिका की हिकमत अमली, उसकी पॉलिसियां, नेटो में जिस तरीके से वो अपने आप को बाहर निकाल रहा है, तो यूरोपीय ममालिक अमेरिका से खुश नहीं है। चाइना के लिए लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। खलीजी ममालिक ये सोचने पर मजबूर है कि अमेरिका हमारे तहफ्फुज में नाकाम हो गया। इसी तरह जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पे दर पे स्टेटमेंट्स के बाद वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो चाइना और रशिया के पास ये एक मौका है कि वो दुनिया में जो फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए पैदा हुई है, वो इससे फायदा करते हुए कुछ अमन मुआहदे करें और यूरोप के साथ, खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। चाइना का एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो लैटिन अमेरिका में भी है। अमेरिका के साथ साथ जो सारे ममालिक हैं दूसरे, उनके साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के भी ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और चीन और रशिया इस मामले को समझते हैं, क्योंकि देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया तो यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमेरिकी सदर से ज्यादा बड़ी और कदावर शख्सियत प्रेसिडेंट शी लग रहे थे, यानी वो ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो एक तासुर जा रहा था दुनिया को कि ये वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि चाइना थोड़ा दबा दबा लगता था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा लग रहा था कि इक्वली को दो बहुत बड़ी पावर्स आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो बड़ा कद बड़ा है चाइना का, खासतौर पे दिफाई नुक्ता नजर से मईशत के मैदान में उन्होंने झंडे गाड़े हैं और इस वजह से वो अब डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में चाइना और रशिया इससे फायदा उठाना चाहेंगे। हम दुनिया को बदलते हुए देखेंगे, ऐसा लगता है अगले 10, 20, 25 साल में, और ये हमारे सामने सामने ही हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।